साथियों नमस्कार। आज अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित जन जुड़ाव फेसबुक पेज लाइव में मैं संजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विशेषकर चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी अभी ड्राफ्ट हुई है, बन करके तैयार हो गई है और वो पास भी हो गई है और हम लोगों के समक्ष उसका ड्राफ्ट भी है और उस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी शायद अच्छाइयाँ भी हैं और उसको पढ़ने का जरूरत भी है। तो मैं चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में मुख्य बात को रख देता हूँ कि इस पर चर्चा जरूरी क्यों है। तो प्रमुख बिंदु ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है। नई शिक्षा नीति के निर्माण में जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। तो उसका कुछ मुख्य बिंदु है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% खर्च करने की बात किया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे एक तरफ की कोठारी कमीशन 1966 में जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का बात शिक्षा पे किया था, जो 1966 से लेकर के अभी 2020 मतलब इतने साल के बाद 6% राशि खर्च करने की बात की जा रही है। तो कितना उचित है ये एक देखने वाला बात होगा, जिसपे आज चर्चा में हम लोग बात को रख भी सकते हैं। दूसरा था कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 जो पाठ्यक्रम है उसके जगह पे 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने का बात कहा गया है, जो एक नया चीज होगा जिस पर चर्चा किया जा सकता है। दूसरा, एक भाषाई बाध्यताओं को दूर करने का बात किया गया है कि स्थानीय भाषा को इसमें लेने की बात की गई है। दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा का सुगमता बनाने का बात किया गया है। तो इस तरीके का रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने का बात किया गया है। एक मुख्य बात ये भी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने का बात किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में देखेंगे तो 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। और एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की बात की है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल एवं और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता की बात की गई है। इससे इसी मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल का जो योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए महिला बाल विकास, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कल्याण मंत्रालयों का सहयोग लेने का बात कहा गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के हिसाब से जो बात किए हैं उसमें एक है कि इसके स्थापना की मांग की गई है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की बात की गई है। भाषाई विविधता की बात की गई है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का अध्यापन का माध्यम अपनाने का बल दिया गया है। कक्षा 8 तक इसको अनिवार्य किए हैं और उसके बाद का सुझाव दिए हैं कि लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, उसको बच्चों के ऊपर छोड़ा गया है। इसी तरीके का और अगर जैसे पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में देखेंगे तो कौशल के विकास की बात की गई है, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन की बात की गई है। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो एक मोटा बात है कि शिक्षा नीति में कक्षा 6 के छात्रों का 6 के बाद से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का बात किया गया है, जो महत्वपूर्ण है। और एक है कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, तो 2030 हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है वो भी 2030 ही है। तो दोनों को एक समान ही रखा गया है। शायद उसके पीछे इनके कोई तर्क हो सकते हैं, तो उस बात को भी हम लोग चर्चा में ले सकते हैं। सरकार कहा है कि 2 करोड़ बच्चों को स्कूल तक वापस लाएंगे।
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, 2 करोड़ बच्चों को कैसे वापस लाएंगे और किस तरीके का एक रणनीति बनाएंगे। तो हम लोग उसको देख सकते हैं। कक्षा 6 में ही इंटर्नशिप की भी बात किए हैं कि इंटर्नशिप के माध्यम से जो जो अभी कॉलेज स्तर पे होता था उसको कक्षा 6 से शुरू करने का बात किए हैं, व्यावसायिक शिक्षा का बात किए हैं। वैसे ही एक विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता और सैद्धांतिक स्पष्टता का आंकलन और सीखने के प्रगति के लिए इसको लाने का बात कर रहे हैं। कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर प्राधिकरण द्वारा संचालित करने की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारा बात है। शिक्षकों के साथ शिक्षक का प्रणाली को लेकर के बात है। उनका 4 वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम होगा वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम करने का बात है। उस तरीके के शिक्षकों को इसमें लेंगे। और जो कॉलेज का उच्च शिक्षा संस्थान वाला बात है उसमें 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ने का बात कर रहे हैं। और 50% अभी 26.3 है उसको बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखे हैं। उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षा को लेकर के जो 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा देने का बात किए हैं और 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री देने का बात किए हैं और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक का बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के इसको उच्च शिक्षा में डिवाइड किए हुए हैं। तो उसको भी हम लोग को थोड़ा चर्चा करने का बात है। एक है कि एमफिल का जो पाठ्यक्रम है उसको अब समाप्त करने का बात किए हैं। अब वो नहीं होगा, डायरेक्ट तो पीएचडी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद से। और इसमें चिकित्सा जो भारत उच्च शिक्षा आयोग है उस आयोग में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके बाकी भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का बात रखे हैं। ये 2 शिक्षा को छोड़ करके कैसे आयोग के अंदर बाकी चीजों को लिया जाए। तो ये कुछ मोटा मोटा बात है। और एक UDISE की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला है कि 52% स्कूलों में एक साथ हाथ धोने, पीने का पानी, स्कूल टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और अध्यापक का अगर बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर 9 लाख पद खाली हैं और ड्रॉप आउट का जो रेट है वो 40% है। तो ये कुछ मुख्य बात है। और इसके हम लोग अगर आज चर्चा करते हैं बिंदुवार, तो मेरे ख्याल से मैडम से तो मैं अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा को लेकर के किस तरीके से बच्चों के बीच में, हाँ खास करके हम लोग आज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उच्च शिक्षा में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। क्योंकि जैसे अभी तक हम लोग देखते आए हैं, मैं अपनी एक और बात हमारी छूट गई कि इसमें जो इंग्लिश पढ़ाने वाली बात है वो पहली से लेकर के 6वीं तक वो इंग्लिश पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, 6वीं के बाद उसको लागू करेंगे। जबकि मैं अपने अनुभव में ये देखा हूँ कि अंग्रेजी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और अंग्रेजी नहीं जानने के कारण बहुत सारे एग्जाम का कंपटीशन फाइट करने में हमको बहुत सारा दिक्कत आता है। या फिर हम अपने प्रोफेशन में जब जाते हैं तो वहां पे हमको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को भी हम इसमें ध्यान रख करके थोड़ा अपने पक्ष को छत्तीसगढ़ स्तर पे कैसे देख रहे हैं उस बारे में मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैडम आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। आपका स्वागत है मैडम। आप अपना माइक ऑन कीजिएगा मैडम। जी, सभी को नमस्कार। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो हम कॉलेज स्तर पर बात अगर करें तो ये बहुत चुनौती वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की, अगर विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो जो आप अभी जो बात बोल रहे थे इंग्लिश वाली बात, उसमें स्थिति वास्तव में छत्तीसगढ़ की बहुत खराब है। क्योंकि मेरा ये जो अभी जो शिक्षा नीति आई है इसका निश्चित इम्प्लीमेंट तो 21-22 में होगा और निश्चित ही जो हमारा सिलेबस है उसको हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो सिलेबस अभी है उससे आपको ये कहना चाहिए कि आप अपना कोई करियर नहीं बना पा रहे हैं उसमें। बच्चे कुछ मतलब कहना चाहिए उद्यमिता वाली जो हम बात कर रहे थे, कौशल विकास वाली, वो इससे नहीं है। सिर्फ बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे सिर्फ वो डिग्री ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि चूंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, कि वो बच्चे आज भी किताब और तो जानते नहीं है, तो सिर्फ अजय माला या इस तरह की गाइड से पढ़ के सिर्फ उनको एक डिग्री लेनी है, उनकी सोच वहीं तक है।
अगर ये शिक्षा नीति आती है तो इससे निश्चित रूप से बच्चे प्रभावित होंगे और उनमें ये सब चीजें आएंगी कि हमको किस तरह से अपने लेवल को बढ़ाना है। जहां तक बात है टीचर्स की और ये जो बीएड की आप बात कर रहे थे, तो वो बच्चे को 12th के बाद से डिसाइड कर रहा है कि अगर उसे टीचर बनना है तो उसे 12th से ही अपना सब्जेक्ट के साथ बीएड का रखना पड़ेगा, ताकि वो 4 साल में उस बीएड को कर ले ग्रेजुएशन के साथ साथ। अगर वो फर्स्ट ईयर में नहीं लेगा तो वो बीएड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग से बीएड नहीं होगा बाद में। आपको 12th से ही अपना माइंड सेटअप करना होगा कि अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपको उसको फर्स्ट ईयर से उस स्ट्रीम में जाना होगा, वो साइंस ले या आर्ट ले या कॉमर्स ले। अभी तक हम बात करें अगर कि ये शिक्षा नीति जो आई, हम इसके बहुत बैक में अगर जाएं तो ये 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति थी, जो हमको आज तक, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल, कि बर्बादी करती चली आई है। उसके बाद 1836 में गांधीवादी विचारधारा आई, फिर 1953 में मुदलियार आयोग आया, 48 में यूजीसी का गठन हुआ और उसके बाद कुछ काफी चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज हुए। 64 में भी कोठारी आयोग का भी अपनी एक रिपोर्ट आई, उसके बाद भी इस तरह से रिपोर्ट्स आती गई और आज एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आने की तैयारी जो है शिक्षा नीति में। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके अगर हम इसमें सक्सेस हो गए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पर मेरे को ऐसा लगता है जो फंडिंग वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं अभी हमको है। जितना बजट पास किया गया है वो है 5th से लेके रिसर्च तक, पीएचडी तक। तो निश्चित रूप से हम अगर बात करें प्राइमरी मिडिल में, तो उसमें हमको वो जो फंडिंग है उसमें हमको मध्याह्न भोजन भी है, उसमें आपको वो जो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो देते हैं सब स्कूलों में, वो भी इसमें है। तो अगर ये सब चीजों में हम अगर पैसा देंगे तो मेरे हिसाब से जो हायर एजुकेशन तक जब वो लेवल जाएगा तो वो निश्चित ही कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक बड़ी चीज है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि रिसर्च में पैसा कम लगता है। अगर हमको अपना लेवल बढ़ाना है हायर एजुकेशन का तो हमको शिक्षा में गुणवत्ता तो लानी होगी। और शिक्षा का वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लचर अवस्था में है और बहुत बिखरा हुआ है। इस शिक्षा नीति में कितना जी जो व्यवस्था ये बहुत बिखरा हुआ है, अगर इसको हमको परिवर्तन लाना है तो हमें निश्चित रूप से रिसर्च की ओर बहुत ध्यान देना होगा। हम बात करें अभी भी यहाँ के छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की, तो वहां पर अभी जो नेक टीम के आने के बाद से थोड़ा सा ये परिवर्तन आया है कि आपको कॉन्फ्रेंस करानी है, सेमिनार कराने हैं, इस पे अब ध्यान जाने लगा। इससे पहले रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। नेक ग्रेजुएशन के चक्कर में आप कुछ कॉलेजेस इसमें अपना परिवर्तन लाएं और इस शिक्षा नीति में अगर हम उतरते हैं पूरी तरह से तो 100% हम रिसर्च की ओर जाएंगे और उससे एक अच्छा माहौल बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जो है सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनाना है और उसको इस तरह से विकसित करना है कि जिससे वो आने वाले समय में अपने एजुकेशन के लेवल पर किस तरह से परिवर्तन अच्छे से ला सकता है। अधिकांश विश्वविद्यालयों की बात करें या महाविद्यालयों की बात करें हम, तो मैंने बताया आपको कि बहुत कम इस पे शोध पर ध्यान दिया जाता है। अब जो होगा उसमें शोध पर अगर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित ही शोध निधि और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी हर कॉलेजेस में कि कौन कितना अच्छे से अपने यहाँ पे रिसर्च वर्क करा रहा है। क्योंकि बच्चे रिसर्च के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको ये समस्या आती है, ये मैंने देखा है। और और ये जो नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है एनआरएफ, इसके माध्यम से भी हम सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। मैं बस इतना ही बोल पा रही हूँ। ओके, ठीक है। इसमें दो चीज जानने का जरूरत था मैडम।
मतलब आपसे आप बाद में भी बोल सकती हैं, अभी पानी ले लीजिएगा। जी जी वो सवाल सवाल ये था कि एक तो जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम को डाल करके जो संदेह पैदा हो रहा है कि जी कहीं बच्चों को उद्योग में कामगार की तरफ धकेलने का एक प्रयास तो नहीं। और दूसरा था कि हायर एजुकेशन का जो रिसर्च वाला मामला है, तो जी जैसे बहुत सारे डिबेट में और इसमें हम देख रहे थे कि एक्सपर्ट लोग बात कर रहे हैं या उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं कि एजुकेशन को तीन कैटेगरी में, शायद हायर एजुकेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक जो स्वायत्त कॉलेज की बात किए हैं, और दूसरा एक पीजी का बात किए हैं, और तीसरा एक रिसर्च का बात किए हैं। जो जी टॉप लेवल का हायर हायर एजुकेशन होगा वो एक रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होगा। तो जैसा जी अभी हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट का बात करें तो हमारे सामने हायरार्की में जो संस्थागत भेदभाव दिखाई देता है, उसमें जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में जेएनयू है, या फिर और कॉलेज हैं, जामिया का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर बीएचयू है, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत सारे, मतलब बहुत संख्या उनकी कम है, इतनी कम है कि वहां पहुंचने के लिए इतना सारा कंपटीशन करना पड़ता है हम लोगों को कि जी लोग पहुंच नहीं पाते, गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं। और वही चीज शायद यहाँ रिसर्च में भी होने वाला है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे नहीं होंगे, वो शायद 10 या 12 ऐसा कुछ संख्या बल में बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्वायत्त कॉलेज की बात हो रही है वो शायद 10,000 या कुछ की बात हो रही है, तो वो ज्यादा होगा स्वायत्त कॉलेज की तरफ। तो कितने ऐसे बच्चे जो वंचित समुदाय के होंगे या फिर जो गरीब होंगे वो उस हायर एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे, ये एक शायद चुनौती होगा, या इस पे एक संभावना है, हो सकता है, जिसपे हम आगे समीक्षा करके चर्चा कर सकते हैं। जी अभी जवाब दे सकती है या फिर आप बाद में नहीं, भी बात उसको बोल सकती है। बात तो अभी हम जी जी ठीक है, उसको अपन बाद में सेकंड उसमें करेंगे। जी अभी हम लोग हमारे साथ में योगेंद्र भाई हैं, योगेंद्र प्रताप सिंह। मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया था पहले। मैडम दुर्गा कॉलेज में हैं और ज्योग्राफी की प्रोफेसर हैं, एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी हैं, और सोशल वर्क में काफी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एनएसएस को देखती हैं इसलिए बहुत सारा सोशल वर्क में भी जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारा शिक्षा के ऊपर इनका अपना अध्ययन है। अभी हमारे साथ योगेंद्र भाई हैं। योगेंद्र भाई जन कल्याण सामाजिक संस्थान राजनांदगांव में है, उसके अध्यक्ष हैं। और ये राइट टू एजुकेशन के ऊपर एक बहुत सारा काम किए हैं अपने क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनके बीच में शिक्षा के अधिकार को लेकर के काम किए हैं। और भी काम इनके लाइवलीहुड और फॉरेस्ट राइट्स वगैरह पे चल रहे हैं। लेकिन एक आज चूंकि हमारे बीच में डिस्कशन होगा तो हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि राइट टू एजुकेशन पे इनका एक पकड़ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के युगेंद्र भाई से मेरा सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस शिक्षा नीति को लेकर के क्या प्रभाव पड़ने वाला है प्राइमरी एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन को डिवाइड कर रहे हैं तीन भूमिका में। एक है पहली से तीसरी तक का, और फिर तीसरी से छठवीं तक का। प्राइमरी को भी डिवाइड कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र और इसमें चलता था, और पहले 5 साल का होने के बाद पहली में एडमिशन होता था, अब वो 3 साल से बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किस तरीके से इन्वायरमेंट हो सकता है या किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, उस पे आपके अनुभव के आधार पे आप क्या सुझाव दे सकते हैं या अपनी बात कुछ रख सकते हैं, कितना योगेंद्र भाई? जी हाँ, संजय भाई नमस्ते, और पैनल के सभी साथियों को भी नमस्कार। और हमारे कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है क्या संजय भाई? हाँ वो जी जी योगेंद्र भाई तो ये आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुख्य बात जैसे कि अभी संजय भाई ने कही, प्राइमरी लेवल की जो बात है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इसमें राइट टू एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन को लेके कुछ ज्यादा स्पष्टता इसमें नहीं ड्राफ्ट में दिखती है, मतलब जो पॉलिसी में है। उसको लेके एक बड़े डिबेट की जरूरत है। अब रही बात जो है, हम प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी से हम लोग अगर बात शुरू करते हैं तो हमें इस चीज की ओर ध्यान देना होगा
कि जैसे कि पॉलिसी में उन्होंने अपने ड्राफ्ट में बताया है कि 9 लाख पद जो है शिक्षकों के खाली हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जिस प्रकार से स्थितियां हैं उस प्रकार से बहुत सारी चीजों में हम लोगों को बदलाव करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षक की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। और जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करते हैं, वो जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है खेल खेल में या प्रायोगिक रूप से जो शिक्षा की बात है, वो तो बहुत सारी चीजें तो हमारे खैर छत्तीसगढ़ में प्रायोगिक रूप से हो रही हैं, वो किया जा रहा है। लेकिन अब इस पॉलिसी के हिसाब से उसको जो 3 साल की बात है, तो 3 साल में उसको करने की जो बात है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है कैसे होगा, वो एक चैलेंज है। क्योंकि बच्चा पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल में जाता था, अब वो 3 साल में जाएगा। आंगनबाड़ियों की स्थिति को अगर देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र के चाहे सहायिका की बात हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उनके मानदेय में जो इतनी मतलब इतना कम है, उस स्थिति के बाद में भी वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और क्या उनके लिए हो सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है, वहाँ पे उनके जो पोषण की बात है, ये सब के ऊपर में बहुत लंबे डिस्कशन की जरूरत है और उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और इसके लिए जैसे कि मैडम ने कहा कि फंड की बात है, फंड तो बहुत आवश्यक है। जो जीडीपी का अभी 2.4% अभी यूज हो रहा है और उसको 6% तक ले जाने की बात है, तो 6% ले जाना मतलब काफी अगर अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब आमूल चूल परिवर्तन पूरी व्यवस्था में होने की संभावना है। लेकिन पहले भी इस चीज को पॉलिसियों में डाला गया है और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते आया है, तो कैसे ये होगा और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अब रही बात हम एक बड़ा जो बैकड्रा हम देखते हैं अंग्रेजी की, क्योंकि अभी आपने भी कहा संजय भैया कि अंग्रेजी अगर छूट जाती है, और अभी हम जिस परिस्थितियों से हम लोगों ने भी अपने समय में 6वीं के बाद में ही जो है अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की, तो हम आज अपने आप को देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजी में काफी कमजोर हैं, हम लोग जो है उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और अभी के जो बच्चे जो है जो प्री प्राइमरी से अंग्रेजी की शिक्षा ले रहे हैं, तो उनकी अंग्रेजी की समझ अलग है। तो अगर अंग्रेजी भाषा को अगर टोटल ही अगर उसको अलग कर देंगे बच्चों से, तो एक बड़ा बैकड्रा जो है इसमें हो जाएगा, बच्चों से वो अंग्रेजी बिल्कुल छूट जाएगी। और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको प्रारंभिक ज्ञान जो है, जैसा कि अभी भले ठीक है पढ़ाई अंग्रेजी में ना हो, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जो है आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का उसको दर्जा मिला हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में जानना, उसके पहलुओं को समझना वो भी ज्यादा जरूरी है। स्थानीय भाषा की बात की गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? 6वीं तक की बात कर रहे हैं अभी, जो है 6वीं या 8वीं तक की प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो है, मिडिल स्कूल तक की बात की जा रही है कि स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली में जो है शिक्षा देने की बात हो रही। लेकिन चैलेंज एक बड़ा आएगा कि चलिए ठीक है 6वीं और 8वीं तक जो है शिक्षा ग्रहण कर लिया, चलो छत्तीसगढ़ी में हमने जो शिक्षा ग्रहण कर ली, या बस्तर में अगर गोंडी भाषा में अगर शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन वो 9वीं के बाद में क्या होगा? क्या पाठ्यक्रम उसी भाषा में होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी या अंग्रेजी, ये दो ही भाषा जनरली जो है हमारे देश में चलती है और उसी के ऊपर में पाठ्यक्रम जो है बने होते हैं। तो क्या उन हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे, तो क्या छत्तीसगढ़ में जो है आगे के पाठ्यक्रमों को क्या छत्तीसगढ़ी में बनाया जाएगा, है ना? तो ये एक एक चैलेंज है। आप शुरुआत में तो जो है प्राइमरी लेवल पे स्थानीय भाषा में या स्थानीय बोली में जो है आप शिक्षा दे देंगे, लेकिन आगे जाके जो है एक चैलेंज होगा कि क्या ऐसा हो पाएगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्राइमरी लेवल से बात करते हैं, हम लोग प्राइमरी लेवल से ही अगर देखते हैं, तो हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ जो स्कूल की बिल्डिंगें हैं, आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, जो संसाधन है। क्योंकि आप अभी भी देखेंगे बस्तर क्षेत्र में चले जाइए या हमारे प्लेन क्षेत्रों में भी देखेंगे कहीं की कितनी पुरानी पुरानी जो है स्कूल की बिल्डिंगें हैं, वो किसी की छत गिर रही है,
तो कहीं पे जो है पानी भर जा रहा है, तो कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने में हैं। उसी प्रकार से शिक्षकों को लेकर भी बड़ी चुनौतियां हैं, और शिक्षकों को लेकर चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसके साथ में शिक्षकों, जो शिक्षक हैं, उनको जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता है, वो प्रशिक्षण किस प्रकार से ले रहे हैं, उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है, और वो प्रशिक्षण लेने के बाद में बच्चों को क्या दे रहे हैं, है ना, वो एक इसमें बड़ा चैलेंज है। अच्छा, बहुत सारी चीजों को मैंने इसमें देखा, पढ़ा और जानने की भी कोशिश की। कहीं कहीं पे समुदाय, मतलब स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी की बात की गई है, लेकिन समुदाय के डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आई है। तो कैसे समुदाय इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समुदाय की भी बड़ी भूमिका होती है। अभी शिक्षा का अधिकार कानून में एक बड़ी भूमिका अगर एसएमसी के देखें, एसएमसी की हम देखते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, तो उसकी एक बड़ी भूमिका है, और समुदाय की भूमिका को सुनिश्चित करना जरूरी है। और वो जब तक समुदाय मॉनिटरिंग नहीं करेगा, समुदाय देखेगा नहीं, समुदाय का सहयोग नहीं रहेगा, हम कैसे जो है अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग आगे प्रयास कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो ये मुख्य मोटी मोटी जो बातें हैं, ये मेरे को समझ में आ रही हैं। आगे जो है हम लोग इसको और अभी चर्चा में हम लोग और देखेंगे कि कैसे इसमें और क्या हो सकता है। संजय भैया। बहुत बढ़िया। इसमें एक हाँ, मैं बोल रहा था कि योगेन जी काफी अच्छा बात बोल रहे थे। चूंकि मैं बस्तर से रहने वाला हूं, तो उस बात को ना छूटे कि योगेन जी सही बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो स्थानीय जो भाषा है, चाहे गोड़ी हो चाहे हल्दी हो, हम लोग एक गांव में जब स्कूल गांव में गए थे, तो बस्तर के अंदर में तो बात पूछे कि वहाँ के उसके माता पिता गोड़ी में बोलते हैं, और बच्चे को शहर में छात्रावास में रख दिए हैं, और वो तो पूरा छत्तीसगढ़ी हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो और गांव में जाने के बाद गोड़ी में सिखाना, वो तो बचपन से छात्रावास में रखे हैं ना, तो इतना तकलीफ है कि उसके पिताजी बोलता है कि ये आके ना वो जंगल के महुआ पेड़ को नहीं पहचानता, और वो जंगल का जो चार चिरंजी उसको पहचानना बंद हो गया कि हम लोग सब अच्छा शिक्षा के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो उनका कहना था कि जंगल हमारा, गांव का स्कूल हो, गांव का जंगल हो, गांव उसके बारे में भी एक शिक्षा होना चाहिए, लोकल भाषा में भी शिक्षा। जो योगेन जी बोल रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रहा था मैं। तो मेरे को भी लगा कि हम लोग एक गांव में पायलट के रूप में ऐसे ही चालू किए थे, बगैर किसी सहयोग से। मावा नार मावा मुर्दल करके हम लोग एक हमारे गांव के हमारे स्कूल जंगल, इसके बारे में हम लोग गोड़ी में एक चालू किए थे कुछ साथियों से लेके। दिक्कत यह है कि आज हमारे बीच में गोड़ी बोलने वाला भी साथी लोग कम होते जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक आदमी लोग हैं, व्यक्ति लोग हैं कि उन लोग भी काफी अच्छा से यहाँ पे बोलते हैं। तो मैं योगेन जी जो बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ, और उसको लेके काफी इसमें कैसे होगा वो हमको देखना है, लोकल और वोकल में। तो एक बार एक अच्छा है। दूसरा, हम लोग जब पहले बोलते थे कि थोड़ा सा खेती बाड़ी का भी स्कूल में किचन गार्डन होता था, उसका कुपोषण के बाद बोलते थे, तो आज तो सिर्फ कुपोषण हम लोग रेडी टू ईट खा के और उसको आयरन के गोली खा के ठीक कर रहे हैं। तो वो उसमें एक बात हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे चर्चा होना चाहिए एक अच्छा। योगेन जी काफी अच्छा बोल रहे हैं कि इसको लेके हम लोग भी, चाहे बस्तर कॉन्सेप्ट में मैं बोल रहा था, इसको लेके हम लोग को काफी डिस्कशन होना चाहिए। हम लोग भी शिक्षा नीति की बात करें, मैं भी काफी देख रहा था इसको क्या क्या हो सकता है, कि बड़ा बड़ा बात है उसमें, एक अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग, एक सवाल था, वो खास करके आपसे ही था कि चूंकि बस्तर का जो पहुंच विहीन क्षेत्र है, या फिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का जो वर्तमान में शिक्षा का स्थिति है, उससे हम लोग सब परिचित हैं। उन क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए, जैसे अभी इस शिक्षा नीति में वर्तमान में जो महामारी है, इसको लेकर के बात किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा का भी बात किया है कि ऑनलाइन शिक्षा को हम किस तरीके से संचालित करेंगे, लेकिन क्या वैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसमें कुछ बात है, या इसको कुछ किसी तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में है क्या कुछ? जी योगेन जी, मैं बिल्कुल सही सवाल है कि मैं ये बोल रहा था कि आज देख रहे हैं हम, चलो दूर का बात नहीं बोलता, मैं एक अंतागढ़ के अंदर, कोयली बेड़े के अंदर में बात करता हूँ, वहां कोई नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क भीड़ में कैसे इसको
डिजिटल शिक्षा देंगे, वो तो बड़ा सवाल है। वहां तो मोबाइल ठीक से लगता नहीं है। 108 फोन करने के लिए उन लोग किसी पहाड़ या तो पेड़ में चढ़ के वो कॉल करते हैं, तो वो बड़ा सही बात है। कैसे वो होगा, इसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होना चाहिए, तब तो ये शिक्षा हो पाएगा मेरे ख्याल से। संजय जी, वो एक लक्ष्य जैसे रखे हैं कि 2030 तक, तो क्या ये लक्ष्य समयावधि वाला लक्ष्य सही है, या फिर इसको और एक्सटेंशन करना चाहिए, या इनको एक तीव्रता दिखानी चाहिए काम को इम्प्लीमेंट करने में? मेरे को लगता है ये सस्टेनेबल गोल एसडीजी में जोड़ के रखें, ऐसा लग रहा है कि उसी के हिसाब से एसडीजी के हिसाब से इसको भी थोड़ा सा लिंक करें, और उसका भी गोल हमारा लक्ष्य वो 30 तक है, तो ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि संभव तो एक प्रयास करना चाहिए, सभी सरकार के स्थानीय लोगों से मदद से करना चाहिए, तो एक अच्छा होगा। योगेन जी और बोल सकते हैं। जी जी, इसमें डिजिटल को लेके अगर बात करें कि अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी प्रयोग हो रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि पढ़ई तुहर द्वार या पढ़ई तुहर मोहल्ला, है ना, या अलग अलग प्रकार से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ये प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर ये पॉलिसी में इसकी बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मामला है। लोगों के पास में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से बटन वाला मोबाइल मिलेगा। और अभी हम लोग जो अभी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के पालकों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। अब बच्चों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो कहाँ से जो है ऑनलाइन शिक्षा की बात हम लोग कर पाएंगे। दूसरा जो है, अगर है भी तो वो कितना डेटा जो है इस शिक्षा के लिए रोज उपयोग कर पाएगा, उसकी उतनी इनकम नहीं है ना। तो हमें सब चीज को देखना पड़ेगा, उसके रोजगार को भी फिर शामिल करना पड़ेगा कि रोजगार, इनकम, फिर जो है वो अच्छा। दूसरा, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। अभी हम लोग एनालिसिस देख रहे थे कि जो अभी ये ऑनलाइन जो पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में तो कम है, और जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो निजी स्कूल है, वो बच्चे जो है ज्यादा इसको कर रहे हैं। तो वो लोग भी शिकायत कर रहे हैं, पालक, कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल को लेके एडिक्शन हो रहा है। वो तो पढ़ाई तो चलिए 1 घंटा किया, लेकिन वो बाकी जो है 5-6 घंटा जो है वो अपना गेम या दूसरे कंपोनेंट देखने में वो कर रहा है। मतलब एक तरह से उसको आदत हो गई कि मोबाइल यूज करना है। तो इसके बेनिफिट से ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या हम लोग जो है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये होना चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद में होना चाहिए। 9वीं 10वीं के बच्चों को या 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को या प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को अगर इस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं तो मुझे व्यवहारिक नहीं लग रहा है। तो हमें इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है, और इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। तो दूसरा ये है कि जैसे कि अभी बसंत भैया भी बोल रहे थे कि दूरस्थ क्षेत्रों में, चाहे बस्तर की बात हो, कांकेर की बात हो, वहां पे एक तो संसाधन नहीं है, टावर्स नहीं है। टावर्स नहीं होने के कारण जो है नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क नहीं होता है। और दूसरी जो है, वहां पे इतने लोगों के पास मोबाइल जैसे संसाधन नहीं है, खासकर एंड्रॉइड जो है। अगर एंड्रॉइड भी देखिए, एंड्रॉइड की भी अपनी अपनी क्वालिटी है। एक तो टावर से वो कितना जो है एक्सेप्ट कर पा रहा है, कितना जो है नेटवर्क को ले पा रहा है, उसके ऊपर में भी जो है बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और 2030 तक में जो है कर पाना, मेरे को नहीं लगता है कि पिछले 60-70 सालों से ये प्रयास हो रहा है। और हम लोग अगर 100% की बात करें तो 100% में हम लोग अभी 5-10% भी हम लोग अभी अचीव नहीं कर पाए हैं इसको, डिजिटल को। तो अभी कैसे जो है हम पूरे ऑनलाइन शिक्षा की बात को हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, तो एक बड़ा ये चैलेंज हो सकता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, ये चुनौती तो है। हम इसको जितना स्टडी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम उतना ही ज्यादा इस पे डिबेट में जाने का बात करें। शायद हम जन जुड़ाव को इसलिए बनाए भी हैं, और हमने अभी एक
वो भी किया कि जब तक चर्चा गलियों में, मोहल्ले में और नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे या नाई की दुकान पे नहीं होती है, तब तक चर्चा की सार्थकता समझ में नहीं आती है। और तभी सार्थकता है भी जब वो वहां तक पहुंचे। तो हम इस चर्चा को नहीं, वहां हाँ। तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे शायद इस दिशा में। और अभी हमारे साथ अंबिका जी जुड़ी हैं, डॉक्टर अंबिका मिश्रा। ये अंबिका फाउंडेशन की निदेशक हैं और बालोद में रह के काम कर रही हैं, और बहुत सारा इनका बैकग्राउंड है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला पायलट भी हैं, उसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है। और फिर क्या है, सारथी के साथ जुड़ी हैं, सारथी की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। तो सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे जनजुड़ाव पेज में अंबिका जी भी जुड़ी हैं। अंबिका जी, आपका स्वागत है जनजुड़ाव पेज पर। और आपसे हमारा जो मेन प्रश्न है कि प्राइवेट स्कूल को कितना नुकसान होने वाला है इस शिक्षा नीति से, जब ये बात कर रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल का जो अंग्रेजी मीडियम था वो अब 6वीं के बाद से किया जाएगा। तो क्या ये नीति प्राइवेट स्कूलों पे लागू नहीं हो रही है, या फिर दोनों स्कूल को इक्वल करके देखा जा रहा है? इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा एक शेयर करिए। और दूसरा मेरे को ये था कि इस पूरे शिक्षा नीति में लड़कियों के लिए क्या योगदान है, या लड़कियों को किस तरीके से देखा जा रहा है उनके एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि अभी जितना रिजल्ट आप पिछले एक दशक से उठा के देखेंगे तो उसमें लड़कियों का जो परसेंटेज है वो काफी हाई रहा है, वो आगे ही जा रही है। तो इस शिक्षा नीति में उनको कितना बल मिल रहा है या कितना उनको सपोर्ट मिल रहा है, खास करके लड़कियों को? ये दो चीजों पे आपसे सुनना चाहेंगे, अंबिका जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप स्पीकर ऑन करिए। म्यूट है आप। माइक 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 को ऑन करिए। ओके 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 ओके, म्यूट कर दिया था। जी जी, नमस्ते सभी लोगों को, सभी सम्मानीय लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सभी लोगों का हमारे इस जनजुड़ाव का जो पेज है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमारे शर्मा जी ने अब ये कह रहे थे कि अभी जो शिक्षा नीति की जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो चल रही है वर्तमान में जो शिक्षा नीति है, अभी कुछ महीनों से लेकर के देखा जाए, जब हम अभी बात कर रहे हैं कोरोना महामारी से जो हमारा देश अभी जूझ रहा है, उसमें भी सारी पढ़ाइयाँ जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। मतलब सारी जगहों पे आप मोबाइल के माध्यम से जितने भी जो ऑनलाइन जो क्लासेस जो ली जा रही हैं, तो इसका एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। फायदा जो मिल रहा है लोगों को ये ऑनलाइन पढ़ाई का, वो सिर्फ शहरों के बच्चों को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहली समस्या जो हमारे प्रताप सर ने कही थी कि गांव में क्या है, नेटवर्क की समस्या आज भी है, यथावत बनी हुई है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे बताइएगा बीच में। तो गांव में क्या समस्या बनी हुई है, नेटवर्क की। और गांव के जो पेरेंट्स हैं, पालक हैं, जो इंग्लिश मीडियम में या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपने खेत में है या फिर अपने जहाँ पे उनके काम है वहां वो निकल जाते हैं। मोबाइल वो बच्चों को घर पे दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे मुझे ये लगता है कि जो अभी जो ये ऑनलाइन की जो पढ़ाई जो चल रही है, जो शिक्षा नीति में ये ऑनलाइन पढ़ाई जो जोड़ा गया है, वो गांव में कारगर साबित नहीं हो रहा है, जहां तक मैंने देखा है। और बेसिकली मैं भी एक स्कूल चलाती हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गांव में है, और हमारे साथ भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसमें बच्चों को हम बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ अगर मैं बताऊं तो 298 लोगों की हमारे बच्चों की संख्या है, उसमें से मात्र 8 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा पा रहे हैं। बाकी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें जो बात चल रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कहाँ तक सही साबित हो रही है, तो कहते हैं ना कि इन सारी चीजों का अगर गुड अपने को बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसके बैड बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं। अगर हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दें तो बच्चे थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वो मोबाइल्स में यूट्यूब या गेम के माध्यम से बच्चे कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एक मान के चलिए कि ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ जो कॉलेज स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या फिर जो हायर लेवल के जो बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी कुछ परसेंट उनके लिए लाभ या बेनिफिट साबित हो सकती है। लेकिन जो प्राइमरी एज के जो बच्चे हैं 3 to 14 ईयर्स,
के जो बच्चे हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे कारगर साबित हो रही है। और एक जो दूसरा मेरे सवाल शर्मा सर आपका इसी में एक जी सवाल था कि पहली से छठवीं तक इंग्लिश जी का जो क्लासेस चलता था प्राइवेट स्कूलों में, उसको उसके जगह पे आप सीधे जी छठवीं से ही इंग्लिश चलाने की बात कर रहे हैं। तो उससे कितना प्रभाव जी पड़ेगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि आप इस चीज पे काम कर रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है कि अब अचानक से अगर बंद जी किया जाए कि आपने नहीं सीधे छठवीं के बाद ही आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, जबकि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये देखते हैं कि हम लोग भी छठवीं से ही पढ़े ABCD, और बहुत किसी कंडीशन में पढ़े, वो हमको पता है कि किसी तरीके से शायद पास हो गए। जी और आज हमारे सामने एक कैंपस वाले चुनौती आता है कि जब हम कहीं बड़े वर्कशॉप में बैठे या फिर कहीं और जगह पे जाते हैं, तो अंग्रेजी हमारे सामने एक बड़ा बैरियर बन करके जी खड़ा होता है। चाहे कंपटीशन में फाइट करने जाए जी युवा, तब भी उसके सामने ये चैलेंज होता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा, जैसे अभी हमने आज ही एक अपने फेसबुक में शेयर किया है, 6 साल पहले ये मामला उठा था कि UPSC में हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे चल रहे हैं। आज का भी जो स्थिति है, IAS PCS के लिए अगर कोई या किसी और भी कंपटीशन के लिए जाता है, तो उसके लिए अंग्रेजी एक बड़ी चुनौती हो जाती है हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। तो उस कंडीशन में जी अंग्रेजी को पीछे करना कितना सार्थक है या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खास करके जब प्राइवेट स्कूलों में एक माध्यम था पढ़ने का, वो भी बंद करने का बात हो रहा है। जी जी तो उस पे अपने अनुभव को थोड़ा तो इस पे मेरा अनुभव ये रहा है शर्मा सर, जैसे आपने कहा कि जब आप लोगों ने जब पढ़ाई की है, जब हमारे टाइम पे जब हमने पढ़ाई की तो 6 क्लास से हमने इंग्लिश पढ़ी है, और आज उसका नतीजा हमें देखने को मिलता है कि आज हमारे सामने आप किसी प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अगर आप हमारे सामने रख देते हैं तो हम उनके सामने बिल्कुल बौने साबित होते हैं, क्योंकि उस बच्चे को इंग्लिश की इतनी नॉलेज होती है जितनी हमें नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो ये बात चल रही है कि फिर से क्लास 6 के से हम इंग्लिश पढ़ाएं, तो मेरे जो मैंने जो देखा, जो मेरा अनुभव है या जो मेरी जो सोच कहती है, वो एक प्रकार से एक गलत निर्णय में लिया जा रहा है कि फिर से 6 क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाए। क्योंकि आज अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो आज आप जाकर के देखिएगा कि मेरी बात बुरा नहीं मानेंगे, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की भी हिंदी भी ठीक से प्रॉपर नहीं है। हिंदी भी वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं जब उन्हें किसी मंच पे बिठा दिया जाता है या जब उन्हें किसी इंटरव्यू में जब भेजा जाता है, तो वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहे। इसकी कमजोरी ये रही हिंदी में नहीं बात करने की, क्योंकि उन बच्चों का परिवेश ऐसा रहा कि उन्हें हिंदी का माहौल नहीं मिला। दूसरी चीजें ये थी कि जब उन्हें हिंदी स्कूलों में जब पढ़ाया गया तो उन्हें प्रॉपर व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया गया था। इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और वही चीजें अब हमारे साथ इंग्लिश में ये आ रही हैं कि अगर हम बच्चों को फिर से क्लास 6 से अगर हम इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो वही चीजें होंगी कि बाद में जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचेगा तो उसे इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट लगेगा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई सब्जेक्ट है, उसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आनी है। लेकिन आज के दौर को देखते हुए, आज के कंपटीशन के समय को देखते हुए, मुझे लगता है कि जितनी जरूरत हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की है, उतनी ही जरूरी हमारे लिए दूसरी हमारी जो भाषा इंग्लिश उसकी भी है। क्योंकि अब जो आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से कंपटीशन से भरा रहेगा और हर जगह पे आज इंग्लिश की मांग है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो बदलाव जो किए जाने की जो बात चल रही है वो ना किया जाए, और जो पढ़ाई जो स्टार्टिंग से जो चल रही है उसको इंग्लिश जो है प्रॉपर स्टार्टिंग से बच्चों को पढ़ाई जाए। ये मेरी सोच है जहां तक, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो कमियां हमें कभी कभी महसूस होती हैं या पुराने टाइम के लोगों को महसूस होती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं वो नहीं चाहती कि आने वाली जनरेशन में वो सारी चीजें उन्हें फेस करनी पड़े। बिल्कुल। मेरा मानना तो यही है कि ये जो नीति जो हो रही है जी। और दूसरे प्रश्न पे, लड़कियों के लिए जो कितना सार्थक है? लड़कियों के लिए क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं या इसमें कैसे? मैं एक बार प्रश्न मुझे फिर से बोलिएगा सर। एक्चुअल में अभी तक जो हमारे यहाँ का लड़कियों का पढ़ाई का दर है ना, अभी पिछले 10 साल से लड़कियां ग्रोथ कर रही है, वो चाहे पढ़ाई के मामले में हर काम में ही आगे आ रही है।
वैसे में हमारी जो अभी की पॉलिसी बनी है उसमें लड़कियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं या कितना वो सार्थक दिख रहा है कि लड़कियों के लिए, जहाँ पे एक तरफ ड्रॉप आउट का बात कर रहे हैं कि हम जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है उसको वापस लाने का बात कर रहे हैं, ये 2 करोड़ बच्चों को वापस लाएंगे जो छोड़ चुके हैं। तो उस जगह पे हम कितना देखते हैं, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम देखेंगे तो लड़कियां इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि स्कूल, उनके जो हायर स्कूल हैं वो अपने गांव से बहुत दूर दूर में है, तो उतना दूर वो जा नहीं सकती, इसलिए वो पढ़ाई को छोड़ देती हैं, 8 तक पढ़ती हैं या 7 तक पढ़ती हैं, तो इसके बाद छोड़ देती हैं। और आप तो हायर एजुकेशन में जाने के बाद नई शिक्षा नीति में ये भी कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएट, जैसे बीए करना है या बीएससी करना है तो आप 1 साल पढ़े तो 1 साल के बाद आप उसको छोड़ सकती हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप बीए सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप छोड़ सकते हैं, आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके का प्रावधान किए हैं। दूसरे तरफ ये भी प्रावधान किए हैं कि आप मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हैं, साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन कितना हमारे आगे भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, ये भी एक चिंतनीय है। लेकिन हम आपसे सिर्फ ये सवाल था कि जो गांव की परिस्थिति है उस परिस्थिति में लड़कियां कितना आगे आ सकती हैं और उसके लिए कितना सपोर्टिव है ये शिक्षा नीति। जी सर, ये इसमें जो है हमारी जो शिक्षा नीति है लड़कियों के लिए बेसिकली अभी जो सारी चीजें अभी काम कर रही हैं, गवर्नमेंट जितना काम कर रही है बेसिकली महिलाओं को और बच्चियों को लेकर के वो ज्यादा काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसी तरह से क्या पढ़ाइयों में भी ये सारी चीजें चल रही हैं। तो शिक्षा नीति जो अभी आप कह रहे थे कि गांव में ऐसा होता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल दूर होने की वजह से बच्चियां जो हैं या मिडिल लेवल तक ही रहती हैं या फिर हाई स्कूल तक आकर के पढ़ाई छोड़ देती, या बहुत हुआ तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद में वो कंप्लीट अपना ग्रेजुएशन भी नहीं करती हैं। तो इस बेस पे ये होना चाहिए कि जो मान लीजिए, एक तो हमारे यहाँ पे दिक्कत ये आती है हमारे यहाँ कि जहाँ लड़कियां रहती हैं या जहाँ पे लोग हैं वहां से जो उनके हाई स्कूल और कॉलेज की जो दूरी है वो कम से कम बहुत दूर होती है, जहां तक उनका पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मामले में ये करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, हमें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हमें जो है उन लड़कियों के या उन बच्चों के माँ बाप को पहले हमें अवेयर करना होगा कि आप दूरी को या बच्चों की पढ़ाई को या घर के काम को या स्कूल या कॉलेज की दूरी को आप इसकी पढ़ाई का मुद्दा ना बनाएं, आप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें या कॉलेज तक भेजें। सबसे पहले तो ये बात उन पेरेंट्स के मन में लानी होगी कि एटलीस्ट आपकी बच्ची जो है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ले, ताकि कभी ऐसा हो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपना वो काम कर सके। सबसे पहली चीज तो हमें होगी कि हमें उनके पेरेंट्स को जागरूक करना होगा। और दूसरी चीज ये है, जैसे सरकार से जो बात चल रही है शिक्षा नीति की, तो हमें ये करना होगा कि जैसे कई दूरस्थ ऐसे गांव हैं, जैसे जंगलों के साइड में जो दूरस्थ गांव होते हैं जहाँ पे स्कूल या कॉलेज की फैसिलिटीज नहीं है या बाहर बहुत उन्हें आगे जाना पड़ता है, तो उन जगहों पे सरकार को ये काम करनी चाहिए कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं उनके साथ में मिल करके ये व्यवस्था की जाए कि मान लीजिए 2 या 3 या 4 गांव का एक क्लस्टर बना करके उन बच्चियों को जो वहां शहर तक नहीं जा पा रही हैं, दूर कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई आगे नहीं करने जा पा रही हैं, तो उस माध्यम से उनको गांव में ही वो एजुकेशन दी जाए। ये काम किया जा सकता है अगर सामाजिक संगठन या एनजीओ के साथ में जुड़ करके गवर्नमेंट अगर कोई नीति बनाए तो ये बेहतर कारगर हो सकता है लड़कियों की शिक्षा के लिए। और आजकल ये हो गया है कि आजकल सेफ्टी को बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित बिल्कुल नहीं है आज के समय पे। तो कई माँ बाप को ये डर लगा रहता है कि हमारी बच्चियां उतनी दूर जाएंगी और वो कैसे पढ़ाई करेंगी, सेफ वापस आएंगी नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजों को एक दरकिनार करके एक काम ये कर सकते हैं कि जो दूरस्थ गांव है, जो जिनकी कनेक्टिविटी बहुत दूर है शहरों से, या फिर आसानी से वहां पे आवागमन के साधन नहीं है या कोई रास्ता नहीं है वहां पे आने का, तो ऐसी जगहों पे लड़कियों के गर्ल्स एजुकेशन के लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़ करके वहां पे उन बच्चियों को पढ़ाई करवानी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक संस्था काम कर रही है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एजुकेशन पे काम कर रही है। और ऐसे कई बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके थे, जिन्होंने अपनी बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी या कुछ कारणवश उन्होंने अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी थी,
उन लड़कियों को, उन बच्चियों को ढूंढ कर कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स करवा करके 10 दिन या 12 दिन की क्लासेस वो लगाते हैं प्रथम वाले, और उनको एग्जाम दिला करके वो पास करवा रहे हैं, मतलब बच्चे खुद से पास हो रहे हैं। तो ऐसे ही सरकार को उन सभी सामाजिक संगठनों के साथ में मिल करके एक नीति बनाए जहां पर लड़कियों की एजुकेशन के लिए खासा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे वहां पे लोग एक क्लस्टर बना के हम वहां पे उनको एजुकेट कर सके। ये चीज जो हो रही है वो है। और अभी के दौर में जो लड़कियों के लिए जो ये शिक्षा नीति जो मान के चलिए 70 या 75% वर्क करेंगी, बाकी जो 25 या 30% जो वर्क नहीं करेंगी वो एरिया है गांव का एरिया, जिसकी समस्याएं मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी की समस्या आएगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की समस्या उन बच्चियों को सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज अवेयरनेस, क्योंकि आज गांव में ये होता है कि बच्चियां जैसे ही 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती है अब लड़कियों की, उन्हें आगे पढ़ाया नहीं जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि हमें उनके पेरेंट्स को अवेयर करना होगा, कम से कम उनके दिमाग में हमें ये बात डालनी है कि आप एटलीस्ट अपने बच्चे को 12वीं या कम से कम आप उन्हें ग्रेजुएट जरूर कराएं। तो ये चीजें हैं, सरकार को अभी बहुत जमीनी स्तर पे इस नीति पे लड़कियों के लिए काम करना होगा। शहरों में तो सारी चीजें हैं, लेकिन खास करके जो इन्हें जो जिस नीति को जहाँ पे काम करना है या इन्हें अच्छे से रन करवाना है, तो वो है गांव तक, क्योंकि सबकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो मेरी ये सोच है सर। अब बाकी अब आप लोग भी बताएं, आप लोग प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और इस मामले में, और शहरों का भी जो हाल है, शहर में भी हम बोल सकते हैं कि कुछ ही वर्ग अपने बच्चियों को भेज पा रहा है। मैं बहुत सारे अपने घर में जो काम करने के लिए महिलाएं आती हैं, बाइयां आती हैं, उनके बच्चियों को देखता हूँ कि वो काम कर रही हैं, पढ़ने नहीं जा रही हैं। ये सिचुएशन शहरों में भी है, खास करके जो वंचित और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं। तो उन सारे वर्गों को कैसे हम इस पाठ्यक्रम में शामिल करें या इस नीति में शामिल करें और इस पे चर्चा करें। और हमारा तो एक बहुत बड़ा भूमिका स्वयंसेवी संस्थाओं का, जो आप बोल रहे हैं कि गांव स्तर पे तो है ही है, शायद हमारी पॉलिसी स्तर पे भी हमारी भूमिका जबरदस्त होनी चाहिए कि अब स्टेट, चूंकि अब ये पॉलिसी बनी है, अब स्टेट में भी लागू करने की बात होगी, तो किस तरीके से लागू किया जाएगा। कुछ अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने सुविधा के हिसाब से कर सकता है, तो उनके ऊपर भी वो पॉइंट निकाल करके हमको शायद सुझाव देने चाहिए, उनके ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए कि यहाँ पे ये सुधार करें जिससे ये बेहतर शिक्षा हो सकती है। तो अभी चूंकि ये तो हम प्रथम चरण में शिक्षा नीति पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, और शायद हमको इसको सीरीज में बात करने की जरूरत है। जैसा आपने देखा होगा कि 108 पेज का पूरा बुक है, वो पूरा किताब ही है, और उसको इतना जल्दी से पढ़ पाना या उसकी एक समीक्षा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगा कि इसको एक चरणबद्ध तरीके से हम लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लगातार बैठना चाहिए। और जो मैं चीज बार बार कह रहा हूँ कि हमारी बातें, जो भी चर्चाएं हो रही हैं या जो चर्चा नुक्कड़ तक पहुंचनी चाहिए, जो मोहल्ले में पहुंचनी चाहिए, गलियों में पहुंचनी चाहिए, जब तक इसके बारे में हर कोई बात नहीं करना शुरू करेगा, तब तक इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है, इसकी उपयोगिता नहीं सिद्ध हो सकती। लोग बताएं, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट सीधा कुछ मिनिस्टर्स बैठ करके ड्राफ्ट किए हैं और उनके बीच में आया है, और वो अपने स्तर पे पास करके ले गए हैं, इसको संसद में भी नहीं ले गए हैं, सांसदों के बीच में चर्चा नहीं हुआ। शायद हमारे देश के सांसद और विधायक भी इस नीति को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, या उनके पास शायद जानकारी ही ना हो सकता है बहुत सारे तो पढ़े ही नहीं होंगे। ये भी मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं होंगे। तो हमको इस पे चर्चा करके उन तक अपनी बातों को ले जाना है। तो हम शायद इसको पॉइंट वाइज पॉइंट धीरे धीरे करके इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात को निचोड़ को निकालते हैं, और शायद उस तरीके का कुछ ड्राफ्ट हम सरकार को दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो आज के इस चर्चा में आप सबका शामिल होने के लिए, संजय भैया पेज में लाइव आने के लिए, ओके संजय भैया, एक दो बातें हैं जो मेरे को लग रहा है कि छूट गई हैं, उस चीज को मैं थोड़ा सा शामिल कर देना चाह रहा हूँ। उसमें शिक्षा नीति में जो है, जैसे मध्याह्न भोजन के बारे में भी चर्चा की गई है। तो मध्याह्न भोजन तो ठीक है, साथ में जो है शायद वो नाश्ते की भी बात कर रहे हैं, जो पौष्टिक पोषण वाली बात है। एक तो ये था कि हमारे यहाँ ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसको थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। दूसरा, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, जिनका बहुत बड़ा दायित्व है इसको इम्प्लीमेंट करने में।
तो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जनरली देख रहे हैं कि चाहे वो वन क्षेत्र हो या प्लेन क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हमारे सरकार के द्वारा या एजुकेशन विभाग के द्वारा कि शिक्षकों को 5 किलोमीटर के दायरे में अपना हेडक्वार्टर रखना चाहिए, वो तो खैर वो होता ही नहीं है ना। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि अगर मैं राजनांदगांव की स्थिति बताऊंगा तो रायपुर से लोग जो है पढ़ाने के लिए आते हैं, मोहल्ला में राजनांदगांव से पढ़ाने के लिए जाते हैं। आप ये बताइए कि इससे शिक्षा का क्या स्तर होगा, है ना। तो इसके लिए बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर स्कूल है तो क्यों ना जो है शिक्षकों के लिए वहीं पे क्वार्टर्स दे दिए जाएं और वो वहीं रहें, ताकि देखिए पहले की क्या व्यवस्था थी। पहले जो व्यवस्था थी शिक्षकों के लिए कि उसको ये मालूम था कि मुझे जो है अगर किसी गांव में जाना है स्कूल में तो वो अपना हेडक्वार्टर उसी गांव में रख लेता था, क्योंकि उसको आने जाने के साधन कम थे, है ना। और अब तो हर किसी के पास में बाइक और स्कूटी और मतलब चाहे सड़क हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, बहुत आसान हो गया है। तो वो उनका ज्यादा समय जो है ट्रांसपोर्ट में निकल जाता है ना, ट्रेवल में निकल जाता है, और पढ़ाई जो है वो उसकी प्रायोरिटी नहीं होती है। तो हमें इस चीज को बिल्कुल गौर करना पड़ेगा कि शिक्षकों को जो है अपने हेडक्वार्टर में रहने की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे जो है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो दे पाए। अगर मान लो बच्चा स्कूल के बाद में भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं उसको कुछ जानने या समझने की आवश्यकता है, तो वो जो है शिक्षक से घर में भी संपर्क कर सकता है। हालांकि ये होता बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चीज को हम लोग अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होगी। जो बजट की बात कर रहे थे, उस बजट में अगर इसके लिए अगर उपयोग होता है तो ये आमूलचूल परिवर्तन जो है इसमें मतलब किया जा सकता है। दूसरा एक हम लोग हो सकता है कि अगले एपिसोड में या अगले जो आपकी सीरीज होगी उसमें बात करें जो निजी स्कूल है और जो शासकीय स्कूल है। तो ये अगर शिक्षा नीति में हालांकि दोनों के लिए वो किया गया है, और मेरा तो ये मानना है कि एकल प्रणाली होना चाहिए। केवल जो है हमारे देश में जो है शासकीय स्कूल होने चाहिए, क्योंकि दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली से क्या होता है कि हम लोग हमेशा से इसको चर्चा करते आए हैं कि एक तरफ जो पैसे वाले हैं या जिनके पास में संसाधन है, वो जो है शिक्षा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने संसाधन या पैसा खर्च करके अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन वही गरीब बच्चा जो है ना, अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता। और दूसरा खैर जो भी स्थिति है नहीं ग्रहण कर पाता या कर पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है गैप जो है, मतलब वो अपने आप में ये मानता है कि मैं सरकारी स्कूल का हूँ, तो वो ये मानता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए, या फिर जो है जैसी सरकार को जो है केवल जो है एक प्रणाली में चलते हुए सभी सुविधाएं जो है जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती हैं, वो पूरी सुविधाएं जो है शासकीय स्कूल में देना चाहिए, जिससे कि जो है बच्चे को हर प्रकार से मतलब उस पर कोई दुराव ना हो, कोई मतलब उसको ऐसा प्रतीत ना हो कि मैं जो है शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ आज के समय में, तो जो है मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे हम रायपुर के बड़े बड़े स्कूलों की बात करते हैं, वहां पे पढ़ना जो स्टेटस है, तो कहीं ना कहीं जो है शासकीय स्कूल का बच्चा ये मानता है कि मैं जहाँ पढ़ता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो एक जो है गैप जो पैदा होता है, तो इसके ऊपर भी हमको डिबेट करने की जरूरत है। नहीं, बहुत बढ़िया है योगेंद्र भाई का सुझाव, मैं समझ सकता हूँ। और इसीलिए दौलत सिंह कोठारी कमीशन जब 1966 में बना था, तो उन्होंने ना एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, और उस कॉमन स्कूल सिस्टम का अभी हम लोग को अलग से सेशन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे करेंगे, इसीलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट यस पार्ट 3 क्योंकि एक स्तर पे इस पे चर्चा करने, मैं योगेंद्र भाई बात कर रहा था, ये जो दौलत सिंह कोठारी कमीशन बना था ना उस समय 1966 में, इन्होंने कोठारी जी ने बकायदा कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, और वो उसकी बात दोबारा भी कमीशन में आई है, लेकिन वो इस नीति में नहीं आई। तो शायद हमको
हम लोगों को इस तरफ दबाव बनाना चाहिए। एक तो 30-35 साल बाद हमारे देश की नीति बनी है, फिर से बनी है, पुनर्विचार हो रहा है शिक्षा को लेकर के, जबकि इस पे बार बार विचार होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है और इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि टाइम हुआ है और नेक्स्ट टाइम फिर बैठेंगे। हम लोग चाहेंगे कि इसी तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और हम भी थोड़ा इस पे और अध्ययन करें और ज्यादा जानकारी के साथ इस पे बैठे, क्योंकि हमारे पास फील्ड का भी अनुभव है, शायद शहरी भी अनुभव है, अपने लोग सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है। तो ये चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ मिल करके। और आज जन जुड़ाव पेज में आने के लिए आप सभी का, अंबिका जी का, योगेश भाई का, बसंत भाई का, सुनीता मैम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी और गर्वित बोल सकते हैं कि इसको बहुत सारी बातें निकल के आई हैं और इन मुद्दों पे शायद हम लोग आगे एक एक पॉइंट पे अलग अलग डिबेट करेंगे बैठ करके। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार जी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।